अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो मुगलों का जिक्र किए बिना वो कहानी अधूरी है। उन्होंने 300 से भी ज्यादा सालों तक इस धरती पर राज किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे साथ है। ये कहानी है जबरदस्त शक्ति, लाजवाब कला और बहुत गहरे असर की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मुगल भारत में आई क्यों और कैसे एक बाहरी ताकत ने यहां इतने लंबे वक्त तक हुकूमत की। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। उनकी विरासत के दो पहलू हैं। एक तरफ ताजमहल और लाल किले जैसी शानदार इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ क्रूर लड़ाइयों और सत्ता के लिए हुए खूनी संघर्ष की दास्तां भी हैं। और ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान राजकुमार से जिसे अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया साम्राज्य बनाने का सपना पल रहा था। और वो राजकुमार कोई और नहीं, बाबर था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का पहला हिस्सा। बाबर, वो इंसान जिसने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। इस कहानी के हीरो का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानती है। और उसकी नसों में कोई मामूली खून नहीं था। तैमूर और चंगेज खान जैसे महान योद्धाओं का वंशज था वो। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो राजा बना, लेकिन किस्मत देखिए, साजिशों की वजह से उसे अपनी ही जमीन छोड़नी पड़ी। कई सालों तक इधर उधर भटकने के बाद बाबर ने काबुल पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन एक साम्राज्य बनाने के लिए काबुल काफी नहीं था। उसे संसाधन चाहिए थे, पैसा चाहिए था, और उसकी नजर टिकी थी सोने की चिड़िया पर, यानी कि हिंदुस्तान पर। 1525 का साल था। उसकी सेना थक चुकी थी, वापस लौटना चाहती थी, लेकिन बाबर का इरादा बिल्कुल साफ था। उसने कहा, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब दिल्ली जीते बिना कोई वापसी नहीं होगी। और इसी जिद ने नींव रखी पानीपत की पहली लड़ाई की। जरा सोचिए, एक तरफ बाबर के गिने चुने बस 12,000 सिपाही, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी बड़ी फौज और सैकड़ों जंगी हाथी। मतलब आमने सामने की टक्कर थी ही नहीं। ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। लेकिन बाबर सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, वो एक मिलिट्री जीनियस था। उसने अपनी सेना को बचाने के लिए गाड़ियों की एक कतार खड़ी कर दी, जैसे कोई दीवार हो। दुश्मन को एक जगह फंसाने के लिए खाइयां खुदवाईं, और फिर उसने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, तोपें। ये पहली बार था जब हिंदुस्तान की धरती पर तोपखाना इस्तेमाल हो रहा था। तोपों के धमाकों से लोधी के हाथी ऐसे बिदके कि अपनी ही सेना को कुचलने लगे, और बस इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर बाबर के घुड़सवारों ने साइड से हमला किया और इतनी बड़ी सल्तनत को धूल चटा दी। बाबर ने साम्राज्य तो बना दिया, लेकिन इसकी नींव अभी भी कच्ची थी। चलिए अब चलते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, जहां इस साम्राज्य को एक नए बादशाह ने सही मायनों में मजबूत किया। देखिए, बाबर के मरने के बाद क्या हुआ। उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन आते ही सब कुछ खोने लगा। शेरशाह सूरी से हार गया, 15 साल तक दर दर भटकता रहा, फिर जैसे तैसे करके दिल्ली वापस जीती। पर किस्मत देखिए, 1 साल के अंदर ही एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। और अब इस टूटते बिखरते साम्राज्य की कमान किसके हाथ में आई? एक 13 साल के लड़के के, अकबर। और इसी 13 साल के लड़के ने एक बिखरी हुई सल्तनत को एक स्थिर विशाल साम्राज्य में बदल दिया। सही मायनों में मुगल साम्राज्य को उसकी असली पहचान अकबर के दौर में ही मिली। अकबर ने आते ही साबित कर दिया कि उम्र से कुछ नहीं होता। एक तरफ उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती, चित्तौड़ जैसे ना जीते जा सकने वाले किलों पर फतेह हासिल की, तो दूसरी तरफ उसने जजिया जैसा टैक्स जो गैर मुसलमानों पर लगता था, उसे हटाकर आम लोगों का विश्वास जीता और फतेहपुर सीकरी जैसे शानदार शहर बनवाए। मतलब वो सैन्य शक्ति और आम लोगों की भलाई दोनों का एक सटीक संतुलन था। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उसी पर मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदियों तक पहुंचा। अब कहानी आती है उस दौर में जिसे मुगलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब दौलत और खूबसूरती की कोई हद नहीं थी। अकबर के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा जहांगीर। उसके समय में एक ऐसी चीज हुई जो उस वक्त शायद बहुत छोटी लगी होगी, लेकिन उसने आगे चलकर हिंदुस्तान का पूरा इतिहास बदल दिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार हिंदुस्तान में व्यापार करने की इजाजत मांगी और उन्हें वो इजाजत मिल गई। जहांगीर के बाद आए शाहजहां और उनके दौर को ही असली स्वर्ण युग माना जाता है।
इसकी शक्ति का अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। उस वक्त पूरी दुनिया का जितना भी सामान बनता था उसका 25% यानी 1/4 अकेला हिंदुस्तान पैदा कर रहा था। ये थी उस दौर की आर्थिक महाशक्ति। और ये वही दौर था जब इश्क की अमर निशानी ताजमहल बना, दिल्ली का शानदार लाल किला बना, मोती मस्जिद, ये सब शाहजहां के कला और वास्तुकला के जुनून का ही नतीजा था, जिसने मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से इस विशाल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। शाहजहां के बाद गद्दी के लिए उसके बेटों में ही एक खूनी जंग छिड़ गई। एक तरफ था शाहजहां का चहेता बेटा दारा शिकोह, जो अकबर के नक्शे कदम पर चलना चाहता था, सभी धर्मों को एक साथ लेकर। और दूसरी तरफ था उसका छोटा भाई औरंगजेब, एक कमाल का मिलिट्री कमांडर, लेकिन उतना ही कट्टर और महत्वाकांक्षी। इस लड़ाई का अंजाम बड़ा ही बेरहम था। औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह को मरवा दिया, अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैदी बना दिया और खुद हिंदुस्तान का बादशाह बन बैठा। औरंगजेब के राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी नीतियों ने ही इसकी जड़ों को कमजोर कर दिया। उसने अकबर का हटाया हुआ जजिया टैक्स फिर से लगा दिया, लगातार चली लड़ाइयों ने शाही खजाना पूरा खाली कर दिया, और इन्हीं नीतियों की वजह से हर तरफ से मराठों और राजपूतों सब तरफ से विद्रोह की आग भड़क उठी। औरंगजेब की मौत के बाद जो साम्राज्य इतना विशाल था वो तेजी से बिखरना शुरू हो गया। यह है इस कहानी का आखिरी अध्याय। औरंगजेब के बाद तो जैसे सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बादशाह आते गए जाते गए, लेकिन कोई भी इस पतन को, इस गिरावट को रोक नहीं पाया। और आखिरकार 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की हार के साथ इस 300 साल पुराने विशाल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो 300 सालों का ये सफर, जिसमें जीत थी, हार थी, कमाल की कला थी, बेहिसाब दौलत थी और बर्बादी भी थी, इस सब के बाद आज हमारे लिए मुगलों की असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ ये शानदार इमारतें हैं या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में ढूंढा जा रहा है।